जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। और सभी बच्चों का स्वागत है न्यू लाइट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 9। और मैं संजीव भाटिया आज आपको डिस्कस करूँगा फर्स्ट 25 क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 75। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले हमारे एसपी सिंह सर का ये मिशन, ये स्लोगन, पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, इसी मिशन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एफएसटी पेपर डिस्कशन केमिस्ट्री का। तो ये पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपके है, और इसमें हमसे करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनेशन एनर्जी निकालने को बोल रहा है। तो चलिए सेकेंड आयनेशन एनर्जी निकालने के पहले हम लोग देख लें कि क्या ये एलिमेंट सेम पीरियड के हैं। जी हाँ, ये सेम पीरियड के और पीरियड थर्ड के हैं। तो इसमें पीरियड थर्ड में सबसे पहले सोडियम आता है, इसके आगे मैग्नीशियम आता है, इसके आगे एल्युमिनियम आता है और फिर सिलिकॉन आता है। यानी कि अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14। अगर आपको फर्स्ट आयनेशन एनर्जी देखनी होती तो इसके डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी कंपेयर कर सकते थे, बट हमें सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी कंपेयर करनी है तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में एक एक इलेक्ट्रॉन हमको निकालना पड़ेगा। तो अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को देखें इलेक्ट्रॉन निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये देखो, ये है 2p6 3s1, ये है हमारा सर 3s2, ये है 3s2 3p1 और ये है हमारा 3p2। ये कॉन्फ़िगरेशन है न्यूट्रल स्टेट में। अगर हम इसका एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, यानी कि यहाँ पर हम लोग बना लें Na+, यहाँ पे बना लें Mg+, Al+, Si+, ये हम एक एक इलेक्ट्रॉन निकाले और बिकॉज हम सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी को कंपेयर करने जा रहे हैं। वैसे तो कई बच्चों को याद होगा कि जो फर्स्ट ए की सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी होती है वो हाईएस्ट होती है अपने पीरियड में। उस हिसाब से सोडियम की सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होनी चाहिए, और उसमें फिर ये वाला ऑप्शन मेरा सही हो सकता है जिसमें हाईएस्ट है, या फिर ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है, इसमें भी हाईएस्ट है, फर्स्ट और फोर्थ। लेकिन डायरेक्ट ट्रिक से कभी कभी कोई सिली मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए हम इसको सीक्वेंस से आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। अब जब ये Na+ आएगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इसके पास क्या आ गया 2p6, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया 3s1, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया 3s2 और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया 3p1। अब देखिए, इसका मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, इसका भी मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, यानी इसमें थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन निकलने हैं। इसका मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन निकलने हैं। ऑब्वियस बात है सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होगा इन कंपैरिजन टू थर्ड, तो इसकी तो भाई साहब सबसे ज़्यादा हो जाएगी सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी, ये आगे चला जाएगा। अब Mg+, Al+, Si+ में तीनों में थर्ड शेल से निकल रहा है। इसके पास S1 है, S2 है, P1 है। S2 फुल फिल्ड है। फुल फील्ड की जो आयनेशन एंथैल्पी होती है वो अपने अगल बगल वालों से ज़्यादा होती है। इसका मीन्स ये हुआ, अब Mg+ और Si+ बचे कंपेयर करने को। तो Mg+ के पास 12 प्रोटॉन है और Si+ के पास 14 प्रोटॉन है। जितना ज़्यादा प्रोटॉन उतना ज़्यादा Z, उतना ज़्यादा ZeFF। तो ओवरऑल जो ऑर्डर आ गया वो आ गया Mg, इससे ज़्यादा आ गया सिलिकॉन, इससे ज़्यादा आ गया एल्युमिनियम और इससे ज़्यादा आ गया सोडियम। या हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट की हाईएस्ट यानी मैक्सिमम होती है और सेकेंड ए ग्रुप की मिनिमम होती है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारी सेकेंड ए की मिनिमम है और यहाँ पे फर्स्ट ए की हाईएस्ट है। इसका मीन्स हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसको इस तरीके से कंपेयर कर रहे हैं बना के, तो भी हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो रहा। इस तरीके से सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी का जो करेक्ट ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर टेट्राथाइनेट आयन में निकालनी है। कई बच्चों को याद होगा इसमें +5 0 0 +5 होती है। उस हिसाब से देखें तो थर्ड ऑप्शन सही हो रहा हमारा। अगर उस हिसाब से देखें तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो रहा है सर। तो ये थर्ड ऑप्शन हमको सीधे सीधे दिख रहा है कि सही हो जा रहा है। लेकिन अगर बना के निकाल के देखना चाहते हो तो बना लो। ये सल्फर है, ये एक सल्फर और एक सल्फर और एक सल्फर, 4 सल्फर है। और इन सल्फर पे यहाँ पर एक O- है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O सर, O-, डबल बॉन्ड O। अब तक आप कई बार ये क्वेश्चंस कर चुके होंगे, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूं, इसलिए मैं बना के सिखा दे रहा हूँ। अब हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बेस पे ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना होता है। तो यहाँ पर देखिए O और S में O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो O की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा, या ये कह सकते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव को -1 और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव को +1 देते हैं। तो यहाँ पर इस वजह से +1 आ गया। डबल बॉन्ड की वजह से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव को -2, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव को +2 देते हैं। सेम पैटर्न यहाँ होगा -2 +2। तो भाई साहब इसको गिन लीजिए, +2 +2 +1 यानी कि +5 आ गया पहले वाले सल्फर पे। सल्फर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है या सेम एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो 0 0 चार्ज होगा। तो यहाँ से भी बाबू 0 आ गया, यहाँ से भी 0 आ गया। तो इसकी दूसरी सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गई। थर्ड सल्फर में भी वही सेम पैटर्न है, 0 0 0 हो गई। इसमें देखिए अब सेम पैटर्न ये वाला है, फिर भी समझ लो। सिंगल बॉन्ड में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव को -1, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव को +1, हाई को -2, डबल बॉन्ड की वजह से +2 -2 +2, अब टोटल आ गया +5। और इस तरीके से मेरा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। ये मुझे SN2 स्लोएस्ट पूछ रहा है। अच्छा अब देखो एल्किल हैलाइड के लिए ये बात तो पढ़ा ही है कि RF का बॉन्ड छोटा होता है, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, टूटने में डिफ़िकल्ट होता है। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से इसकी रेट सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा RCl की, उससे ज़्यादा RBr की और सबसे ज़्यादा RI की। और इसमें SN1 SN2 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ये आप SN1 मैकेनिज़्म यूज़ कर रहे हैं और या चाहे SN2 मैकेनिज़्म यूज़ कर रहे हैं। एल्किल हैलाइड का रेट इस तरीके से देखा जाएगा। इस तरह से स्लोएस्ट मैं कहूँगा कि 53 का स्लोएस्ट फर्स्ट होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन था, आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है मिनिमम Ka चाहिए, मिनिमम Ka। अब मिनिमम Ka के लिए आप समझ जाइए, आपने पढ़ा हुआ है ये बात कि अगर हमें किसी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए जितने ज़्यादा H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। अगर H+ नहीं है तो pH से कंपेयर कर लेते हैं। अगर pH नहीं अवेलेबल है तो फिर हम लोग pH अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर हम लोग किससे Ka वैल्यू से कर लेते हैं। Ka नहीं अवेलेबल है तो pKa से करते हैं। Ka जितना ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, Ka जितना कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। आपको मिनिमम K मांग रहा है, दैट मीन्स वीक एसिड मांग रहा। अब ये ऑर्थो मेटा पैरा पे NO2 ग्रुप लगे हुए हैं। अब ऑर्थो और पैरा वाले जो NO2 ग्रुप हैं वो -R की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, इसलिए K वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। और मेटा वाला -I की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। इन तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा।
और ये प्लेन है, इसमें कोई फैक्टर नहीं लगेगा, तो ये यहाँ इन चारों की तुलना में वीकेस्ट एसिड होगा, वीकेस्ट इन तीनों की तुलना में, यानी इन चारों में से ये वीकेस्ट एसिड है, इसलिए इसका जो के वैल्यू है वो सबसे कम होगा, इसलिए 54 का हम लोग फोर्थ ऑप्शन करेंगे। 55 द करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशन फॉर द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर। याद करने वाली बात है, अगर चाहते हो कोई रिएक्शन ऑल टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस हो तो शर्त होती है डेल्टा एच होना चाहिए निगेटिव और डेल्टा एस होना चाहिए पॉजिटिव। ये क्या शर्त है? ये है स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो और डिसऑर्डर बढ़ रहा हो जिस रिएक्शन में, तो वो रिएक्शन ऑल टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दें, डेल्टा एच बच्चा मेरे कर दो पॉजिटिव और डेल्टा एस कर दो निगेटिव, यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस हो और डिग्री ऑफ डिसऑर्डर कम हो रही हो, डिग्री ऑफ रैंडमनेस कम हो रही हो, तो समझ जाना नॉन स्पॉन्टेनियस होगी एट ऑल टेम्परेचर, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी एट ऑल टेम्परेचर। तो साहब अब ये वाला हमें प्रोसेस ढूंढना है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव निगेटिव के टर्म में दिया नहीं, तो ये ज़ीरो से कम या ज़्यादा की बात करेंगे, तो पॉजिटिव मीन्स होगा डेल्टा एच ज़ीरो से बड़ा होगा और डेल्टा एस ज़ीरो से छोटा होगा, तो निगेटिव हो जाएगा। तो डेल्टा एच ज़ीरो से बड़ा और डेल्टा एस ज़ीरो से छोटा, यानी कि 55 का फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट हो रहा है, पहला ही ऑप्शन मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, विच पेयर ऑफ आयंस इज कलरलेस। पहले देख लो सब क्या डी ब्लॉक के हैं। हाँ सर, ये सब लोग डी ब्लॉक के हैं, और डी ब्लॉक में हम लोग का सब लोग पीरियड फोर्थ के हैं, 3D सीरीज के हैं, तो पीरियड फोर्थ में या 3D सीरीज में आपको ये याद कर लेना चाहिए, नहीं तो सबका आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा कि जो Cu प्लस आयन होता है, कॉपर प्लस आयन, Zn2 प्लस आयन होता है, Sc3 प्लस आयन होता है, Ti4 प्लस आयन होता है, और अगर वेनेडियम है तो V पे प्लस पाई हो। ये जो आयन होते हैं बच्चा पार्टी, इसमें बेटा यहाँ पर आपको ये देख लेना है कि Cu+1 और Zn2 प्लस में D10 कॉन्फ़िगरेशन आता है। तो जब बेटा D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो एक d ऑर्बिटल से, यानी लोअर एनर्जी की d ऑर्बिटल से हायर एनर्जी की d ऑर्बिटल में मूवमेंट नहीं होगा, जिसको dd ट्रांसफ़र कहते हैं, और ऐसा हमारा आयन कलरलेस होगा। और इसके पास तो D0 होता है, इन तीनों के पास D0 होता है। तो अगर किसी D ब्लॉक के आयन के पास कॉन्फ़िगरेशन में D0 आए लास्ट में या D10 आए, तो वो आयन्स डायामैग्नेटिक होते हैं और कलरलेस होते हैं। अब आपको जो सेट ढूंढने हैं, जैसे फर्स्ट में Mn2 प्लस था, वो इस सीरीज़ में नहीं है तो वो कलर्ड होगा 3D सीरीज में। सेकंड में फेरिक और क्रोमिक दोनों नहीं हैं तो वो भी कलर्ड होंगे। थर्ड में Zn2 प्लस मिल गया है और Sc3 प्लस भी मिल गया है, और फोर्थ में Cu2 प्लस मिला, वो है नहीं, और Ti2 प्लस मिला, Ti4 प्लस वो है नहीं। तो सर्वसहमति से निर्णय हुआ कि ऑप्शन नंबर थर्ड ही सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर थर्ड ही सही होना चाहिए जो कलरलेस होगा। इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब ये व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ कंसंट्रेट HNO3 एट 298 के विद द प्रोडक्ट इज, तो बच्चा पार्टी देखिए कि जो हमारा फिनॉल है वो एक, उसमें जो OH ग्रुप है वो एक्टिवेटर ग्रुप है, अच्छा खासा एक्टिवेटर ग्रुप है। तो जब हम लोग यहाँ पे OH को लेके आते हैं तो ये यहाँ पे रिंग को एक्टिवेट करता है, रिंग को एक्टिवेट करेगा, और रिंग को एक्टिवेट करने की वजह से ऑर्थो और
पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो जब HNO3 से इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग, तो HNO3 आपको पता ही है कि HNO3 सर क्या करेगा, NO2 प्लस यानी कि नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करेगा। और ये नाइट्रोनियम आयन क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ऑर्थो और पैरा पे अटैक कर देगा। और जब ऑर्थो और पैरा पे अटैक कर देगा, अगर नॉर्मली यहाँ पर मेथिल ग्रुप होता तो ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट बनता, लेकिन मेटा नहीं बनता। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हाई रिएक्शन है क्योंकि OH बहुत एक्टिवेटर है, तो इसलिए आसानी से यहाँ पर भी NO2 ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पर भी NO2, मतलब मेटा इसमें भी नहीं बनेगा, लेकिन उसमें केवल पहले मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता। अगर टॉलिन होता या क्लोरोबेंजीन होता तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता। अगर टेम्परेचर गिवन करते, हायर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोफाइल लाते, तो फिर डाई सब्स्टिट्यूटेड और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड आता। इसमें एक बार में ही ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आ जाएगा रूम टेम्परेचर पर, या हल्का हीट करोगे और नॉर्मल कंसंट्रेशन पे। तो इस तरह से मेरा ये थर्ड ऑप्शन बन रहा है, और ये ट्राई नाइट्रोफिनॉल है हमारा पिक्रिक एसिड। अब हम लोग इसको देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 4 एम्पियर का करंट पास करना है। चलिए सर, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फेराडे का क्वेश्चन आ गया। I 4 एम्पियर है, I 4 एम्पियर ले लिया, जिंक सल्फेट में भेजा और टाइम पीरियड 30 मिनट कंज्यूम हो रहा, तो 30 मिनट रख लीजिए। लेकिन आपको तो मालूम है इस तरीके से जो फेराडे के क्वेश्चंस होते हैं उसमें टाइम को सेकंड में रखते हैं, मिनट में नहीं। तो टाइम को सेकंड में रखने के लिए क्या करना चाहिए, 30 × 60 कर लेना चाहिए। जो जो डेटा गिवन है पहले नोट करते जाइए, फिर जो मांगेगा उसको हम लोग निकाल लेंगे। द अमाउंट ऑफ जिंक डिपॉजिट, W मेरे को चाहिए, तो W मुझे निकालना। अब ऐसे समय में इस तरह के क्वेश्चन में इक्विवेलेंट वेट भी मुझे पता होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है, इक्विवेलेंट वेट निकाला जाएगा एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर से। जिंक का एटॉमिक वेट दिया होना चाहिए, नहीं दिया तो मेरे को याद करना होगा 65 होता है। और जिंक पे ऑलवेज जानते हो उसकी वैलेंसी +2 होती है, Zn2+ होता है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हमेशा 2 होगा। इक्विवेलेंट वेट नहीं, वैलेंसी फैक्टर 2 होगा और इक्विवेलेंट वेट 65/2 होगा। अब आप लोग ने तो फॉर्मूला पढ़ा ही हुआ है। फेराडे फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला क्या था, फेराडे फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला था W = E/96,500 × IT। बस सिंपली है डेटा पुटअप करना। E हो गया है 65/2 और I और ये 96,500 यहाँ पर ले ही आएंगे, और I बोले तो कितना है 4 एम्पियर, और टाइम कितना है 30 × 60। बच्चा पार्टी जल्दी से सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है। मैं भी कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करता हूँ। देखिए पहले कौन काम करता है, आप पहले सॉल्व कर लेते हैं या फिर मैं। तो अब हम लोग ने ले लिया है 65 × 4 × 30 × 60 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 96,500। तो ये तो मेरे पास 2.42 आ रहा है। क्या 2.42 कोई ऑप्शन है इसमें, 2.42 कोई ऑप्शन है, 2.42 नहीं, 2.43 आ रहा, ये 2.424 आ रहा, 424 और 8 है। 8 अगर हटाओगे तो 5 हो जाएगा, 5 लेके तो लगभग 2.43। तो हम लोग यहाँ पर 2.42, और भाई जिंक का जो एटॉमिक वेट है वो 65 से थोड़ा सा ज़्यादा लिया होगा, एग्जैक्टली 65 नहीं लिया होगा। तो ये हमारे पास 2 मेरे कैलकुलेटर में दिखा रहा 4248 ग्राम। तो इस तरीके से हम लोग अप्रॉक्सीमेट थर्ड मान सकते हैं, थर्ड हो गया। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग शेप ऑफ PCl5, BRF5 एंड IF7।
तो बाबूजी करेक्ट शेप, ऑल आर स्क्वायर पिरामिडल। तो पहले शेप बना लेते हैं, बहुत इजी, आप लोगों ने बनाया ही होगा। PCl5 में 3 Cl ट्रायगोनल प्लेनर होते हैं, एक Cl ऊपर प्लेन के, एक Cl नीचे, यानी कि ट्रायगोनल बाय पिरामिडल शेप होगी। सब बच्चों को इतना इजी पता होगा। ये शेप है बेटा ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। अब बाबूजी BRF5 की बात करेंगे तो BRF5 में जो 4 F हैं वो एक ऐसे स्क्वायर प्लेन पर आ जाएंगे, स्क्वायर प्लेन पर आ गए। और ये स्क्वायर प्लेन ऐसे बना लो भाई, ये स्क्वायर प्लेन बना लिया और एक F ऊपर। मुझे पता आप सबको आता है, लेकिन फिर भी अब मैं यहाँ पे डिस्कस करने आया हूँ तो मैं बना ही देता हूँ, क्या याद करेंगे आप भी। तो ये मैंने देखो डिज़ाइन बना दिया, बेहतरीन, एकदम बेहतरीन। ये देखो स्क्वायर पिरामिडल लग रहा, SP लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, स्क्वायर पिरामिडल SP। और IF7 की जब बात करेंगे तो IF7 को बनाने के लिए एक ऐसे पेंटागोन बनाऊंगा, बीच में I को रखूंगा और यहाँ पर एक F, फिर यहाँ दूसरा F, फिर तीसरा F, फोर्थ F, फिफ्थ F, एक सिक्स्थ F ऊपर और एक सिक्स्थ F नीचे, यानी कि पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब चलिए चेक करते हैं। ऑल आर स्क्वायर पिरामिडल गलत हो गया बाबूजी, ऑल आर स्क्वायर पिरामिडल नहीं है। ऑल आर ट्रायगोनल बाय पिरामिडल नहीं भाई साहब, ये भी गलत है। वन ऑफ द गिवन कंपाउंड इज स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ये तो मुझे सही लग रहा है। वन ऑफ द गिवन कंपाउंड इज टेट्राहेड्रल, नो चांस, टेट्राहेड्रल तो दिखा ही नहीं भैया। तो इस तरह से क्या थर्ड ऑप्शन लॉक कर दिया जाए, थर्ड ऑप्शन लॉक हो गया आपके लिए। टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन, चलिए पहले एक रिलेशन बना लेते हैं। आपने पढ़ा होगा टी हाफ प्रोपोर्शनल टू होता है इनिशियल कंसंट्रेशन A0 की पावर 1 - n। अब वो मुझसे कह रहा है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ प्लॉट करो, और आप n समझ रहे हो, n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, n बराबर 2 रख लेते हैं भाई साहब। तो टी हाफ प्रोपोर्शनल टू A0 1 - 2, यानी कि टी हाफ प्रोपोर्शनल टू A0 की पावर -1, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1/A0। सिंपली सिद्ध हो गया। इसमें तो कह रहा है कि A को चेंज करोगे तो टी हाफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गलत है भाई साहब। इसमें कह रहा है कि A या A स्क्वायर बढ़ाओगे तो T भी बढ़ेगा, भैया ये तो कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा। और A स्क्वायर बढ़ाओगे और T बढ़ेगा तो ये नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल तो है नहीं। इसमें A बढ़ाओगे तो T हाफ बढ़ेगा, ये भी नहीं है। हाँ, A बढ़ाओगे तो T हाफ घटेगा, ये सही है। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन। और आप चाहें तो y = mx + c वाले फॉर्मूला से भी ये हाइपरबोला फॉर्म में आ जाएगा, बना सकते हो। 60 का सेकंड हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप मीन्स होता है जब कभी दो सॉल्यूशन का मिक्सचर ऐसा हो जो कि एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे दोनों लोग अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही इवापोरेट हो जाएं, एक साथ दोनों। अगर हमने सॉल्यूशन A सॉल्यूशन B या कंपाउंड A कंपाउंड B का मिक्सचर बनाया और कंपाउंड A का बॉइलिंग पॉइंट मान लो 100 है, कंपाउंड B का 80 है, तो दोनों 70 पे ही इवापोरेट हो जाएं, तो इसको हम कहेंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप है। और अगर दोनों अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर 110 पे, 105 पे, 120 पे इवापोरेट होते तो कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप है। अब क्वेश्चन ये कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बनाते कौन है? तो बनाते बच्चा मेरे, ये ट्रिक है इसके अंदर कि अगर कोई
दो सब्सटेंस का मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन दे रहा है राउल्ट्स लॉ से, पॉजिटिव, उधर पॉजिटिव इधर मिनिमम, तो पॉजिटिव डेविएशन दे रहा तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप होंगे। और पॉजिटिव डेविएशन कौन देगा? बेंजीन टॉलिन, तो सेम फैमिली के हैं, ये तो कोई डेविएशन ही नहीं देंगे। HNO3 वाटर, जो मिनरल एसिड होते हैं जैसे HCl, H2SO4, HNO3, इनका वाटर के साथ जो मिक्सचर होता है वो निगेटिव डेविएशन देता है, तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप होंगे। CHCl3 एसीटोन के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से ये भी नेगेटिव डेविएशन देते हैं। अल्कोहल प्लस वाटर पॉजिटिव डेविएशन देते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा अल्कोहल प्लस वाटर, क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन देते हैं। जो पॉजिटिव डेविएशन राउल्ट्स लॉ से देते हैं जो मिक्सचर, वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बना सकते हैं, याद भी किया होगा आपने। कैलकुलेट द pH ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर 10 × 0.01 मोलर H2SO4। इसका मीन्स है कि अगर इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट बनाएंगे आप, तो इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट बनेंगे मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितनी दी गई है? मोलैरिटी दी गई है 0.01, वैलेंसी फैक्टर 2H है और वॉल्यूम 10 है, तो कितना आ गया? ये आ गया हमारा 0.2। और अगर ये तो हमने H2SO4 का मिली इक्विवेलेंट निकाला, और अगर हम लोग CaOH का मिली इक्विवेलेंट निकालें, तो CaOH का मिली इक्विवेलेंट निकालने पर क्या होगा? मिली इक्विवेलेंट, मिलीग्राम इक्विवेलेंट, मोलैरिटी 0.01, वैलेंसी फैक्टर 2OH है इसलिए 2, वॉल्यूम यहाँ भी 10, भैया यहाँ भी आ गया 0.2। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, CaOH वोल्टाइज एक स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों का मिली इक्विवेलेंट सेम है, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आएगा दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, सॉल्ट बन जाएगा और न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। न्यूट्रल सॉल्ट का भाई साहब pH 7 होता है, तो यहाँ कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे pH आ जाएगा 7। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। अरे बाप रे, बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका एम्पेरिकल फार्मूला बता रहा है जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, और एम्पेरिकल फार्मूला है, एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? एम्पेरिकल फार्मूला CH2 है। द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड एट NTP एग्जैक्टली इक्वल टू 1 लीटर ऑफ N2। भैया पकड़ में आ गया, एवोगैड्रो लॉ लगाओ। दो या दो से ज़्यादा गैसेस का सेम टेम्परेचर और प्रेशर, जैसे NTP पे अगर आपने सेम वॉल्यूम लिया तो उनके मोल भी सेम होंगे, तो जब मोल सेम होंगे तो फिर उनका उसी हिसाब से मास भी सेम हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ दिस कंपाउंड इज इक्वल टू 1 लीटर ऑफ N2 एट द सेम कंडीशन। तो N2 का मोलर मास जो होगा वही इसका मोलर मास होगा। तो सर मोलर मास N2 का कितना है? अभी आप चाहो तो लेंदी वे में सॉल्व भी कर सकते हो। लेंदी वे में सॉल्व कैसे कर सकते हो? 1 लीटर ऑफ N2 के बराबर ये 1 लीटर इसका मास होता है, तो आप ऐसे कह देंगे 22.4 लीटर N2, या तो एवोगैड्रो डायरेक्ट निकाल लो या सॉल्व करो। 22.4 लीटर N2 इक्वल टू होता है सर 28 ग्राम मोलर मास। तो 1 लीटर ऑफ N2 बराबर होगा 28/22.4। तो 1 लीटर ऑफ सब्सटेंस, अब ये 1 लीटर इसका लोगे तो उसका भी हो जाएगा 28/22.4। तो इसका 22.4 लीटर लोगे तो 28/22.4 इंटू 22.4 कैंसिल कर दो, यानी 28 ग्राम आ गया। और 22.4 लीटर का NTP पे जो मास होता है बाबूजी मोलर मास होता है, तो 28 इसका भी मोलर मास आ गया। या सीधा इसका 1 लीटर का मास था, उसका 1 लीटर मास सेम था, तो जो इसका मोलर मास होगा वही इसका मोलर मास होगा, एवोगैड्रो लॉ लगा दो, मोलर मास तुमको मिल गया।
अब इम्पेरिकल मास तुम निकाल लो। अब तुम क्या करो, ये तो जानते ही हो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है इम्पेरिकल फार्मूला और नीचे n, और n बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इम्पेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट 28 आ गया है, इम्पेरिकल वेट एक कार्बन का 12, 2H का 2, 14, तो ये n आ गया 2। तो बस अब आप निकालिए मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू इम्पेरिकल फार्मूला CH2 नीचे 2 C2H4। आसानी से आ गया फर्स्ट ऑप्शन C2H4। कई लोग नहीं समझ पाए तो बताना चाहता हूँ कि जब तुमको मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा था तो तुम्हें एम्पेरिकल फार्मूला में n को मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ से सीख लो। n क्या होगा, n उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट होगा। एम्पेरिकल वेट तो यहाँ से निकाल लोगे 14। अगर मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाता तो काम बन जाता। अब मॉलिक्यूलर वेट उसने डायरेक्ट नहीं दिया, उसने इनडायरेक्ट दिया। और इनडायरेक्ट कैसे कहा कि ये जो CH2 अगर इसका 1 लीटर लिया तो जो इसका मास है वो नाइट्रोजन के 1 लीटर के बराबर होगा NTP पे। तो हम लोग ने कहा कि नाइट्रोजन का 22.4 लीटर 28 ग्राम है, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस का 22.4 लीटर बराबर 1 मोल होता है, 1 मोल बराबर मोलर मास। तो 1 लीटर इंटू 28/22.4 होगा। तो 1 लीटर ये सब्सटेंस भी 28/22.4 होगा जैसा क्वेश्चन में दिया। तो इसका 22.4 लीटर 28 ग्राम का होगा, दैट मीन्स इसका मोलर मास 28 होगा। बस 28 रख दिया, निकाल लिया। उम्मीद है समझ पाए होंगे। RCH2OH को जोन्स रीजेंट के साथ रिएक्ट कराया, यानी कि CrO3 और H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया तो मुझे A मिल गया। तो भैया यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर दीजिए इसको, तो RCOOH मिल जाएगा। SOCl2 से रिएक्शन करा लीजिए। SOCl2 से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे RCOCl मिल जाएगा। RCOCl मिल गया। RCOCl B बन गया मेरा, ये मेरा A था। अब RCOCl यानी एल्केन ऑयल क्लोराइड का हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन कराया, रोजनमुंड रिडक्शन आपने पढ़ा होगा। तो ये RCHO बन गया और ये C है। अब देखें, मुझसे A पूछा, B पूछा, C पूछा, मोस्टली C पूछते हैं। अरे लो, ये कंपाउंड A ही पूछ रहा था, इतना आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। कंपाउंड A तो पहले निकल आया, आपने पहले निकाल ही लिया होगा। तो कंपाउंड A मेरा कौन है, थर्ड है। तो 64 का मुझे थर्ड करना होगा। 64 का मैच करिएगा अपनी आंसर शीट से, थर्ड आना चाहिए। 65 द एलिमेंट विच शो D1 कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, ये सब मुझे F ब्लॉक के लेंथेनॉइड्स लग रहे हैं। तो लेंथेनॉइड्स में आप लोग देखिएगा, अब ये तो कॉन्फ़िगरेशन बहुत डिटेल में भी नहीं जा सकते हम लोग, लेकिन जो लेंथेनॉइड सीरीज़ है LN सीरीज़, उसमें जो पहला मेंबर होता है सीरियम और जो बीच वाला 7वें नंबर का मेंबर होता है गैडोलिनियम और जो लास्ट वाला मेंबर होता है लूटेटियम। इन सब के पास D1 कॉन्फ़िगरेशन होता है। जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो D1 कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये जो लेंथेनॉइड सीरीज़ है इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखा जाता है। पहले जेनॉन लेते हैं 54, और जैसे कि मान लो ये 64 है, अभी बता देता हूँ आपको। पहले जेनॉन लेंगे, फिर 4F भरेंगे, फिर 5D भरेंगे और फिर 6S भरेंगे। तो इसमें होता क्या कि 4F में 1 से लेके 14 तक आता है, और 5D में या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, और 6S में 2 आएगा। अब जैसे मान लो गैडोलिनियम 64 है और इसका कॉन्फ़िगरेशन मुझे लिखना है, तो 64 का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए 64 में पहले 54 घटा दीजिए, तो यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए जेनॉन 54। अब बताओ बाबू बचा कितना, 64 54 10 बच गया। अब 10 में जब हम लोग 4F
5d 6s में भरने जाते हैं तो 6s में तो 2 आएगा ही आएगा, तो 2 पहले यहाँ भर दो, 2 भर दिया। अब बच कितने गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब डी में अगर मुझे पता हो, मोस्टली 0 आता है, इन 3 में 1 आता है, तो गैडोलिनियम में डी में 1 आएगा, बचे कितने 7 भर दिए। इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन भरा जाता है। अब जैसे कि सी सेरियम है, इसके बगल में प्रेसियोडीमियम है, प्रेसियोडीमियम, इसमें D0 भरा जाता है, इसमें बच्चा D0 भरा जाता है। तो अब यहाँ पे देखो सी के पास D1 है लेकिन नियोडीमियम के पास D1 नहीं है, गैडोलिनियम के पास D1 है लेकिन टर्बियम के पास नहीं है, गैडोलिनियम के पास D1 है और सीरियम के पास भी D1 है, इसलिए थर्ड ऑप्शन हो गया। लूटेडियम के पास D1 है लेकिन प्रेसियोडीमियम के पास D0 है। इस तरह से विशो D1 कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग समझ सकते थे। एवोगैड्रो नंबर को चेंज कर दिया 6.02, ये तो पीवाई को क्वेश्चन है, किया होगा 10⁻23। अब भाई साहब हमको पहले ये पता है कि 6.022 10⁻23 इक्वल टू होता था 12 ग्राम कार्बन, लेकिन अब ये कम हो गया नंबर, तो 1 मोल में जो वेट है वो चेंज हो जाएगा, तो द मास ऑफ 1 मोल कार्बन चेंज हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे होगा 66 का। द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज टू ईच अदर इन बैलेंस इक्वेशन, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। बैलेंस इक्वेशन में तो स्टोकियोमेट्रिक नंबर होते हैं, अगर मेरे मोल में कुछ चेंज होगा तो बगल वाले के मोल में भी कुछ चेंज होगा। द रेशियो ऑफ एलिमेंट ऑफ ईच अदर इन कंपाउंड, कंपाउंड में भी एलिमेंट के नंबर कोई मतलब नहीं, यानी कि इसमें बाकी सब बेकार की बात दी गई। ये फोर्थ ऑप्शन सही होगा। बनाइए सर। आपको पता है जब भी कभी बेंजीन रिंग पर कोई कार्बन चेन जुड़ी हो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 10 कार्बन, आइसो ग्रुप, नियो ग्रुप, कोई भी, नियो नहीं, आइसो चल सकता है, और उसके पास एक हमारे पास H भी हो, मिनिमम 1 H चाहिए, 2 H हो और अच्छी बात है, 3 H हो और अच्छी बात है, मिनिमम 1 H चाहिए, तो इसका अल्कलाइन केमिनोफोर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो जाता है। और अल्कलाइन केमिनोफोर की प्रेजेंस में इसमें चाहे 1 कार्बन हो, चाहे 2 कार्बन हो, चाहे 10 कार्बन हो, वो सारा कार्बन एक COH में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर COH में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब भी किसी भी रिएक्शन में ध्यान रखना, COH बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, मीडियम अल्कलाइन है, वहाँ KOH पड़ा है, वहाँ NaOH पड़ा है, तो एसिड नहीं बनाओगे बाबू, बनाओगे सॉल्ट, तो यहाँ पर CO माइनस K प्लस बन जाएगा। और अब इसको आप लेके जाओ हाइड्रोलिसिस में, तो जब हाइड्रोलिसिस में लेके जाएंगे आप, तो ये सर देखिए, ये यहाँ H और यहाँ OH आ जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा, और तब ये बन जाएगा मेरा मनचाहा प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड। अब वैसे तो देखो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस दिया नहीं, ए पूछ रहा है, तो ए तो ये है, लेकिन ये कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो मानते हुए कि और koई पॉसिबिलिटी तो है नहीं, इसलिए सेकंड ऑप्शन को ही हम मोस्ट करेक्ट मानेंगे, सेकंड ऑप्शन को मोस्ट करेक्ट मान लेंगे। डी इलेक्ट्रोनेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन O2 का जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं K.K सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 डैश 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 डैश, तो लास्ट में आपको मिलता है पाई 2px स्टार 1 बरोबर पाई 2py स्टार 1, ये लास्ट में मिलता है। अब वो कह रहा है डी इलेक्ट्रोनेशन कराना, इलेक्ट्रॉन निकालना भाई साहब, तो इलेक्ट्रॉन निकालिए ना, या तो यहाँ से निकालिए या यहाँ से निकालिए, बराबर एनर्जी है। तो इसमें देखो सिग्मा 2pz, इस सिग्मा से तो निकालना नहीं, पाई 2py, लेकिन स्टार नहीं था, सिग्मा स्टार ये होगा नहीं, पाई स्टार 2py से निकाल दीजिए, फोर्थ ऑप्शन कर लीजिए, 68 का फोर्थ ऑप्शन कर लीजिए।
विच एलिमेंट हैज़ मिनिमम निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबको पता है कि 6th ए और 7th ए में 7th ए की ज़्यादा होती है निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे कि यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, तो फ्लोरीन से ज़्यादा होती है क्लोरीन की, क्योंकि पीरियड थर्ड और पीरियड सेकंड में एक्सेप्शन होता है, पीरियड थर्ड की ज़्यादा निगेटिव होती है। Cl से कम होती है सल्फ़र की, और ऑक्सीजन की सल्फ़र से कम होती है। ओवरऑल जो ऑर्डर है वो आपने देखा होगा, ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फ़र, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, एनसीईआरटी में भी दिया। निगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो हाईएस्ट निगेटिव पूछी कि मिनिमम निगेटिव, तो मिनिमम निगेटिव ऑक्सीजन की कर दो। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्राइटेरिया ऑफ एन इफेक्टिव कोलिजन एंड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि जब दो रिएक्टेंट आपस में टकराएं तो टकराते समय प्रॉपर ओरिएंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, और टकराते समय जब दोनों का टोटल एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाएगी तभी प्रोडक्ट बनेगा। और ऐसा तभी हो सकता है जब हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कम से कम हो। तो रेट को दो चीज़ें प्रभावित करती हैं, एक्टिवेशन एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन, इसलिए ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। n इक्वल टू 4 दिया है और उसके बाद सीधा m दे दिया -12। तो आपको तो पता है कि टोटल m अगर निकालोगे, टोटल m कितने होंगे, m -12 दे दिया, लेकिन ये देखो नीचे s लिखा है, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर -12 चाहिए। तो स्पिन क्वांटम नंबर -12 चाहिए। एक ऑर्बिटल में एक ही तो -12 होता है, एक +12 होता है, एक -12 होता है। तो अगर आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टोटल निकाल लो तो वो हमको पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन उसके बराबर आएंगे। तो यहाँ पर टोटल m बराबर हो जाएगा n का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। भाई सिंपली समझो ना, 4 शेल लिया तो 4 शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 32। 4 शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 32। अब एक इलेक्ट्रॉन पहला +12 है, दूसरा -12, +12 -12, तो -12 वाले कितने हुए 16। तो वैसे भी निकाल सकते हो, तो 16 चेक कर लो, दो जगह 16 आ गया। अब आगे भी बढ़ना पड़ेगा। अब कह रहे हैं n इक्वल टू 3 l बराबर 0, तो l बराबर 0 मीन्स s सब शेल या s ऑर्बिटल, तो इसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए 16 और 9 का तो गलत हो गया, ये सही हो गया। 4th ऑप्शन के साथ जाओगे। रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, चलिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लेते हैं। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है और इसकी रिएक्शन वार्म वाटर से करा रहे हैं। ठीक है भैया, ये तो सबको मालूम है, फिनॉल बनेगा। वार्म वाटर से कराओगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ से N2 निकल जाएगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा और फिनॉल बन जाएगा। इजीली आपने याद की होगी। तो फिनॉल देखिए है सर, 3rd ऑप्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन दे रहा है? ये देखिए FeCl3 में लुईस एसिड लिया गया, तो लुईस एसिड दे दिया गया, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। वैसे भी रिंग के ऊपर अगर कोई प्रोडक्ट आके इस तरीके से जुड़ रहा है लुईस एसिड की प्रेजेंस में, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। फिनॉल हाईली एक्टिव है, तो लुईस एसिड नहीं लिया, नॉन पोलर सॉल्वेंट भी ले लिया, तो Cl ने रिंग का H हटाया। अगर रिंग का H हटा रहा है तो समझ जाइए कि ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फिर FeCl3 लुईस एसिड है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर लुईस एसिड है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। NaOH में Cl- है, Na+ है,
ये NaCl हट गया, OH माइनस जाके यहाँ पे जुड़ गया, यानी एक माइनस आ रहा, माइनस मतलब प्लस को पसंद करता है, यानी न्यूक्लियोफाइल है, एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, दूसरा जा रहा, तो ये NSR है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसलिए आपको जिस आंसर की तलाश है, जिस ऑप्शन की तलाश है, वो 4th नंबर का ऑप्शन है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन बनाना किसके किसके बीच में, ब्रोमाइड और H+ के बीच में। तो देखिए बनाते हैं, देखिए यहाँ 5 है तो ऐसे लिखेंगे 1/5 माइनस का, क्योंकि रिएक्टेंट है, Br के एक्टिव मास में जो चेंज आ रहा अपॉन टाइम का चेंज, और H+ में क्या लिखोगे, -1/6 H+ का डेवार अपॉन dt, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अब dBr/dt के टर्म्स में दिखाना है, तो dBr माइनस बाई dt, 5 को ऊपर ले जाइए, 5/6 dH+/dt। अब रिलेशन ढूंढ लीजिए, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 6/5 है, यहाँ 5/6 है, 3rd ऑप्शन होना चाहिए। The correct order of wavelength of absorbed energy in the visible region। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जो लीगेंड H2O है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीगेंड NO2- है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीगेंड Cn- है। स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड, जो लीगेंड जितना स्ट्रांग होता है वो उतना ज़्यादा स्प्लिटिंग करता है d ऑर्बिटल की, तो आपका उस समय डेल्टा O क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है, ये यहीं पर लिख ले रहे हैं, तो डेल्टा O भी ज़्यादा होगी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो जब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी और ज़्यादा स्प्लिटिंग हो जाएगी, तो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले d ऑर्बिटल में जाने के लिए एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो H2O NO2- Cn- का एब्जॉर्ब्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा डेल्टा होगी, एब्जॉर्ब एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, और अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, तो H2O NO2- Cn- ये वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी होगा, वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब एनर्जी। अब वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब एनर्जी में H2O किस में था, 3rd में था, और NO2 किस में था, NO2 1st में था, और Cn किस में था, Cn 2nd में था। इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना है, तो सबसे कम 2nd, उससे ज़्यादा 1st, उससे ज़्यादा 3rd, यानी 1st ऑप्शन मैच हो रहा। मिलाइए, तो इस तरह से आपको अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन बताए 51, 75, उम्मीद है आप उससे सेटिस्फाइड हुए होंगे। कोई समस्या हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आगे का डिस्कशन सर के साथ करिए। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए और इतना टाइम देने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चा, 51 से लेकर 75 तक आपने भाटिया सर के साथ डिस्कस किया। 76 ऑनवर्ड क्वेश्चन आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑल द टाइप ऑफ हाइब्रिड कार्बन आर प्रेजेंट। तो कार्बन के अगर हाइब्रिडेशन की बात करें तो कार्बन में ऑल द टाइप की बात कर रहे हैं, यानी sp हो सकता है, sp2 हो सकता है, sp3 हो सकता है, इसके ऊपर तो कार्बन का हाइब्रिडेशन जाना नहीं है। तो कह रहे हैं कि वो आप कंपाउंड इसमें तलाशिए जहां आपको ये तीनों हाइब्रिडेशन मिल जाए। ठीक है, अच्छा, कार्बन अगर sp हाइब्रिडेशन की बात करते हो तो यहाँ कम से कम 2 पाई बॉन्ड होना चाहिए। अगर sp2 की बात करते हो तो सिर्फ 1 पाई बॉन्ड होना चाहिए, और sp3 का मतलब कोई पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए, सारे के सारे क्या होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड। ठीक, अब यहाँ अगर देखा जाए तो इस कार्बन के लिए भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड है, तो यहाँ तो तीनों मिलने से रहे। यहाँ देखो इसके क्या पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कहीं दिख भी नहीं रहा है, या 2 पाई बॉन्ड दिख ही नहीं रहा, सिंगल पाई बॉन्ड है।
अब आपके पास एक ही कंडीशन पर चलिए, हमने कहा ना 2 पाई बांड, तो कोई ऐसा कंपाउंड दिख रहा है जहां 2 पाई बांड दिख रहे हो, तो देखो यहाँ 2 पाई बांड है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया sp, ये भी क्या हो गया sp। ठीक, यहाँ कोई पाई बांड नहीं है तो ये क्या हो जाएगा sp3। अब इतने की अगर बात करें ये CH2 की, तो देखो इससे कार्बन, कार्बन से क्या जुड़ा हाइड्रोजन, इससे क्या जुड़ा हाइड्रोजन, यहाँ क्या है प्लस, यानी इस कार्बन के लिए कितने हैं 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, लोन पेयर कोई है नहीं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर कोई नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा sp2। तो आंसर आपको क्या मिल गया थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर आपका कौन सा हो गया थर्ड। ठीक, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन द 1 ग्राम एटम, यानी 1 मोल की बात कर रहे हैं, और फिर 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यानी आधे मोल की बात कर रहे हैं। तो भैया रिएक्शन लिख दीजिए, कार्बन प्लस O2 क्या हो गया CO2। रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, तो देख लो भैया बैलेंस है, एक कार्बन है, इसका मतलब अगर इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, तो इसका क्या मिल रहा है 1 मोल। अब गिवन क्या है आपको 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, यानी इसका 1 मोल इन्होंने दे दिया। फिर क्या कर रहे हैं 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ डाई ऑक्सीजन, इसका मतलब इसका क्या दे दिया है 0.5 मोल दे दिया, और पूछ रहे हैं कितना बनेगा। तो जरा बताओ अगर ये 1 मोल था तो 1 मोल कंज्यूम हो रहा था, तो ये 0.5 मोल ही है, तो इसका मतलब क्या है 1 मोल तो कंज्यूम हुआ नहीं, तो ये आपका क्या हो गया लिमिटिंग, यानी ये डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो अब जरा ऊपर से देखो, अगर ऑक्सीजन का 1 मोल था तो ये कितना बन रहा है 1 मोल, तो अगर ऑक्सीजन का आधा ही मोल है तो ये कितना बन जाएगा आधा मोल। तो राइट आंसर कौन सा हो गया फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 76 का क्या हो गया फर्स्ट, 77 का सॉरी। क्वेश्चन नंबर 78, डाइक्रोमेट आयन इज ऑरेंज इन कलर ड्यू टू, बच्चा ट्रांजिशन मेटल की बात कर रहे हैं। ट्रांजिशन के कंपाउंड में कलर के लिए 2 चीजें हम लोग बोलते हैं, एक बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर, दूसरा बोलते हैं डी ट्रांजिशन। अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में यानी D0 है और उसके बाद कलर्ड है तो बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर के कारण है, और अदरवाइज डी ट्रांजिशन। तो अगर हम लोग डाइक्रोमेट आयन की बात करें तो इसका मतलब है Cr2O7-2, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +6 क्रोमियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है तो क्या हो गया D0, और अगर D0 हो तो है तो इसका मतलब क्या है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर D0 है तो कलर का एक ही रीजन होगा क्या चार्ज ट्रांसफर। तो 78 का क्या हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 79, चिल्डॉल मेथड के बारे में पूछ रहे हैं कि बताइए इसमें से कौन है कि विच इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द जिल्डॉल मेथड, इनमें से कौन सा है जो जिल्डॉल मेथड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक बच्चा, अगर ये बात हम लोग करें NO2 नहीं देता, एजो भी नहीं देता, और रिंग के अंदर अगर नाइट्रोजन है तो ये भी जिल्डॉल मेथड के लिए फेवरेबल नहीं है। तो आंसर अगर 79 का देखें तो 3 के तीनों नहीं जिल्डॉल के लिए फेवरेबल हैं, तो कौन सा हो जाएगा आंसर फोर्थ। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। पायरिडॉक्सिन विटामिन B1 बेरी बेरी हो गया, विटामिन B12 पर्नीशियस एनीमिया, एनीमिया के टाइप है, राइबोफ्लोविन कॉन्वल्यूशंस नहीं, ये तो विटामिन B6 के कारण होगा। ठीक, और पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 है, हाँ तो ठीक है भैया ये नहीं होगा। ठीक, बाकी सारे करेक्ट है। जो करेक्ट जो इनकरेक्ट इनमैच दिया गया है, क्योंकि ये होता है विटामिन B6 और विटामिन B6 क्या है पायरिडॉक्सिन, यही विटामिन B6 है, तो ये आपका इनकरेक्ट मैच हो गया, यानी राइट आंसर कौन सा हो गया थर्ड। द सेकेंडरी वैलेंसी इन द कॉम्प्लेक्स दिस, एक कॉम्प्लेक्स दिया गया बेटा, और यहां इन्होंने बोला कि बताइए इसमें सेकेंडरी वैलेंसी इस कॉम्प्लेक्स की क्या होगी। तो देखो प्राइमरी वैलेंसी की जब हम लोग बात करते हैं तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, जो सेंट्रल मेटल एटम आयन आपने ले रखा उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर ये सेकेंडरी वैलेंसी पूछ रहे हैं तो इसका मतलब हमें कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करनी है। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां देख लो कितना है 6 है, तो सेकेंडरी वैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी 6। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहे हैं 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो पहली बात वेट ऑफ सल्यूट दे दिया है 1 ग्राम, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका मतलब आई क्या आपको मिल गया है 1। डिजॉल्व इन द 50 ग्राम बेंजीन, यानी सॉल्वेंट आपको दे दिया गया है 50 ग्राम। ठीक, फ्रीजिंग पॉइंट, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द बेंजीन डिक्रीज कर रही है लोअर कर रही है, इससे ठीक है, और द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ द बेंजीन इज दिस
फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें तो सबसे पहले एक फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, डेल्टा टी एफ बराबर है आई मल्टीप्लाइड बाई के एफ मल्टीप्लाइड बाई एम। इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। अब जो चीज़ें दी गई हैं उसको एक बार पुट कर लेते हैं वैल्यू। सबसे पहले अगर m की बात करें हम लोग, m से को देख लिया जाए तो m क्या है भैया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। m क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब आइए जरा मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे आइए। मोल्स, अच्छा ग्राम में दिया गया है, इसका मतलब मोल्स नहीं दिए गए हैं। तो जब इसे निकालना होगा बेटा तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका जो मास दिया गया है अपान मोलर मास। और सॉल्वेंट भी देखो ग्राम में दिया गया है, केजी में नहीं दिया गया है। तो अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी चाहिए और ग्राम में दिया गया है तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाई 1000। इतने को पहले सॉल्व कर लो, बाकी इधर वाली कहानी तो अपने को पता ही है। इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू हमें फिर यहाँ क्या आ गई, मास अपान मोलर मास। मास 1 दिया गया है तो 1 अपान मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपान वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम क्या दिया गया है 50। तो इसकी जगह ये वैल्यू हमने पुट कर दी। ठीक, के एफ क्या दिया भाई, के एफ दिया है 5.12, 5.12, आई क्या है 1 और यह बराबर 0.40। हम लोगों से इस क्वेश्चन में बच्चा जो पूछ रहे हैं वो पूछ क्या रहे हैं, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, यानी ये पूछ रहे हैं मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। इसे सॉल्व कर लेना है, सारी वैल्यूज आपके सामने है, सारी वैल्यूज हम लोगों ने पुट कर दिया। इसे सॉल्व कर लेंगे, एक ही अननोन आपको दिख रहा है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। और जब आप इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे बेटा तो आपको जो आंसर मिल जाएगा वो आंसर मिल जाएगा सेकंड 256 ग्राम। ठीक है भैया, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फाइंड ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड ऑन फ्री रेडिकल मोनोक्लोरो, अच्छा मोनोक्लोरिनेशन। ठीक है, आइए भैया जरा इसको देखा जाए, ये क्या है, CH है, CH2 है, CH3 है और इससे क्या लगा है CH3 और इससे क्या लगा है CH3। चलिए अब देख लेते हैं कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। देखिए अगर यहां से हम फ्री रेडिकल बना दें, यानी यहां देखें तो ये पोजीशन और ये पोजीशन, क्यों, कहीं से आप यहां शुरू करोगे या यहां शुरू करो तो दोनों पोजीशन क्या है सेम, तो एक तो आपकी ये बन जाएगी। ठीक, यानी ये दोनों क्या है 1। यहां से अगर आपने ले लिया तो ये क्या बन जाएगा 2, ये पोजीशन यहां ले लेंगे 3। आईपीसी नेम चेंज हो जाएगा, इन दोनों में आईपीसी नेम सेम होगा, बाकी कहीं आप रखोगे तो आईपीसी नेम क्या करेगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा 4। तो इन्होंने बोला है फाइंड ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड ऑन फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन ऑफ दिस। तो कितने स्ट्रक्चर संभव हो सकते हैं, इन दोनों के पोजीशन पे सेम आईपीसी नाम हो जाएगा, यहां अलग यहां अलग यहां अलग, तो सब कितने बन गए 4। अगला, a dilute aqueous solution of Na2SO4 is electrolyte uses platinum electrodes. The product at the anode and cathode, आपने लिया है सोडियम का सल्फेट। ठीक, एक्वस सोल्यूशन लिया है यानी H प्लस OH माइनस दोनों ले रखा है, ये प्लस है और ये -2 है। इसकी क्या करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं ना। अगर एक्वस सोल्यूशन लेके इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं तो सोडियम Na+ के तुलना में डिस्चार्ज पोटेंशियल H प्लस का कम है तो पहले ये डिस्चार्ज हो जाएगा। यानी अगर कैथोड पे हम बात करें तो इसका क्या हो गया रिडक्शन, तो कैथोड पे आपको मिल जाएगा H2 एट कैथोड। ठीक, और OH माइनस और सल्फेट की अगर बात करें तो पहले कौन डिस्चार्ज होगा, OH माइनस, एनोड पे OH माइनस का ऑक्सीडेशन होगा और जब OH माइनस का ऑक्सीडेशन होगा तो 2 OH माइनस जुड़ेंगे, आपको क्या देंगे H2O और साथ में क्या निकल जाएगी ऑक्सीजन गैस। तो एनोड पे क्या निकल जाएगी ऑक्सीजन गैस।
इन्होंने क्या बोला भैया, यूजिंग प्लेटिनम द प्रोडक्ट एट द एनोड एंड कैथोड, यानी पहले एनोड पे बताना फिर कैथोड पे बताना है। तो एनोड पे क्या निकल जाएगी, ऑक्सीजन, और कैथोड पे हाइड्रोजन। तो आंसर होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी आंसर फर्स्ट, 84 का फर्स्ट इज राइट आंसर। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग द स्टेटमेंट अच्छा सिग्निफाइज। बच्चा एंट्रोपी कंटिन्यूअस इंक्रीज कर रही है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं, फैक्चुअल चीज है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन इज दिस। अच्छा, ये केसी की वैल्यू इन्होंने इस रिएक्शन के लिए दे रखा है। कह रहे एट ए गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज दिस, इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन। अच्छा, क्यूसी निकाल लेते हैं। क्यूसी निकालने के लिए क्या, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कर लें। तो देखो भैया, प्रोडक्ट में क्या हो गया, बी सी और ए की पावर 2। तो अगर QC निकालते, अच्छा ये क्या है, A बराबर B बराबर C, सब कुछ समान दे रखा है इन्होंने। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴, और A भी उसी के बराबर है, तो सब कट पीट जाएगा। A स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब 3 × 10⁻⁴, और इसका क्या है स्क्वायर, ये सब कट गया, क्या आ गया 1। तो QC क्या आ गया आपका 1, QC बराबर आ गया 1। और KC क्या दिया गया है, केसी आपको दिया गया है 2 × 10⁻³ इसका मतलब है क्यूसी क्या है, ज्यादा है, और केसी क्या है, कम है। और अगर क्यूसी ज्यादा है, केसी कम है, तो रिएक्शन कहाँ मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन। अगर क्यूसी बराबर है केसी, तो इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम है। अगर QC ज्यादा है केसी से, तो बैकवर्ड। और अगर QC कम है, KC ज्यादा है, तो फॉरवर्ड। ठीक, तो यहां हम लोग का क्या है, KC कम है, QC ज्यादा है। तो KC कम है, QC ज्यादा है, तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। 86 का फर्स्ट। अगला चलिए भैया देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 इन्होंने ले रखा है 87 में HBr KCN, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। ठीक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी ये चलाया यहां। तो पहला आपको क्या मिल गया है भैया, CH3CH2CN। ठीक, अच्छा आगे ये A आपको मिल गया, ये आपका A है, A। ठीक है, और इसको अब आगे जब आप रिएजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो CN, यहाँ CN आपको मिल चुका है। ठीक, और इस रिएजेंट की खासियत क्या है, ये CN माइनस को CHO एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो जहां CN लगा उसकी जगह क्या आ जाएगा, CHO। तो CH3 CH2 और CHO। गड़बड़ कर दिया क्या, देखो भैया, तीन नहीं, यही गड़बड़ कर दिया यार। यहाँ देखो 3 कार्बन था ना, यहाँ 3 तो कार्बन लगाओ पहले। CH2, ये है CH3, ये बना प्रोडक्ट, ये हो गया भाई, इसकी जगह आकर के CN लग गया, Br की जगह ना, तो ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये CH2 कर दो, एक CH3 यहाँ लगा दो, तो 4 कार्बन है और CHO ग्रुप लगा, यानी ब्यूटेनॉल। आंसर कौन सा होगा, थर्ड। तो पहला क्या हो गया भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। ए आपका आ गया CH3 CH2 CH2 CN, और फिर CN माइनस को CHO में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। हाँ ठीक है, चलो भाई 87 का थर्ड इज राइट आंसर। 88 करें, गिवन बिलो आर द सर्टेन कैटायन यूजिंग द इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ग्रुप नंबर। अच्छा, एनालिटिकल केमिस्ट्री में इन सारे के ग्रुप नंबर को हम लोग को बताना है कि कौन सा आयन किस ग्रुप से लिया गया है। तो बच्चा ये भी फैक्चुअल है, जैसे एल्यूमिनियम कहाँ है, थर्ड का होता है, थर्ड ग्रुप में रखते हैं। कापर को कहाँ रखते हैं, सेकंड ग्रुप में रख देते हैं। ठीक, वेरियम की अगर बात करें कि वेरियम को कहाँ रखते हैं, 5वें ग्रुप में रख देते हैं। कोबाल्ट कहाँ है, चौथे ग्रुप में है। और सबसे लास्ट में कौन है, मैग्नीशियम है। तो इंक्रीजिंग में बताना, तो सबसे कम कापर है, तो इसका मतलब बी सबसे पहले आना चाहिए। उसके बाद एल्यूमिनियम में बी के बाद क्या आना चाहिए, ए।
एक ही ऑप्शन है बी के बाद, ये पहला ही ऑप्शन है, सब मैच ही नहीं करवाना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ब्यूटेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर। अच्छा, ब्यूटेन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया C4H10, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएं, क्या बन गया आपको CO2 और H2। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए पहले, 4 कार्बन है यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 हाइड्रोजन है यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देख लो हमें ऑक्सीजन कितनी चाहिए, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो 4 दूनी 8 यहाँ है और 5 13 चाहिए, और O2 है तो इसका मतलब है 6 मोल, 7 मोल नहीं, 7 मोल से 6.5 मोल। तो इसका मतलब है अगर इसको हम लोग कर दें मल्टीप्लाइड बाई 13/2 तो 6.5 मोल हो गया ही, राइट। अब आप भैया देख लेते हैं, कह रहे हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ ब्यूटेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम। यहाँ आ जाओ भाई, 22 ग्राम, और ये कितना चाहिए भैया, सीधा सीधा क्वेश्चन है और सॉल्व करके देख लिया जाए। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो 16 दूनी 32, 12 44, तो इसका मतलब है ये 4 मोल, और ये अगर यह 1 मोल है तो ये 4 मोल बन रहा है, यानी अगर ये 4 मोल बन रहा है तो इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 1 मोल। और ये देखो कितना दिया गया है, 44 होता है, तो गिवन अपान मॉलिक्यूलर मास कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आधा मोल, यानी ये बोल रहे हैं आपको आधा मोल चाहिए। तो 4 मोल के लिए इसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, 1 मोल की, ठीक। तो 1 मोल के लिए 1/4, आधा मोल के लिए 1/8 मोल, तो भैया 1/8 मोल को सॉल्व कर लो, तो 1/8 मोल को सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, यानी ये कितना चाहिए आपको, 1/8 मोल्स, ठीक। ये 4 मोल बनती है जब 1 मोल रिक्वायर्ड होगी। इन्होंने पूछा 22 ग्राम, इसका मतलब है क्या है, आधा मोल चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1/8 मोल की रिक्वायरमेंट होगी। राइट द कैटालिस्ट विच इज यूज इन द एरोमेटाइजेशन। कहने एरोमेटाइजेशन के लिए कौन सा कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑक्साइड विल नॉट गिव द मेटल ऑन हीटिंग। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो मेटल्स के ऑक्साइड हैं वह रिलेटिवली स्टेबल होते हैं, और हाइड्रोजन के नीचे वाले जितने होते हैं वह रिलेटिवली अनस्टेबल होते हैं। तो जिन मेटल ऑक्साइड को हीट करके मेटल पा सकते हैं उसके लिए एक प्राइमरी शर्त है, उन्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे होना चाहिए, ठीक। तो अगर यहाँ आप चेक करो, ये हाइड्रोजन के नीचे है, ये हाइड्रोजन के नीचे, ये हाइड्रोजन के ऊपर है, तो कह रहे हैं कि नॉट गिव मेटल ऑक्साइड, तो ऊपर वाला नहीं देगा, तो ऊपर कौन है, सेकंड हो गया, ये नहीं देगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में इन्होंने पूछ रखा है कि हम लोग को बताना है मैच द फॉलोइंग, यानी pKv वैल्यू ऑफ एमीन्स दे रखा है और इसमें हम लोग को मैच करके बताना है। तो सबसे पहले देखिए जरा, अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है pKa वैल्यू के, नहीं सॉरी pKb यार, pKa नहीं pKb के, ठीक। और अगर हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ में एमीन्स का बेसिक स्ट्रेंथ एमाइड से ज्यादा होता है, अमीन्स का बेसिक स्ट्रेंथ अमाइड से ज्यादा होता है, ये क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक। अब अगर हमें यही पहचान लेते इसी से हमारा काम चल जाएगा। चलो भाई देखा जाए, पहला है बेंजामाइन, और बेंजामाइन के अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें NH2, जरा बताओ, यह CONH2 है ना, और CONH2 अभी यहाँ क्या लिखा कि अमाइड की बेसिक स्ट्रेंथ कम और एमीन्स की ज्यादा, ठीक। और ये बाकी जितना ये तीनों दिए गए हैं ये क्या है, अमीन्स, ठीक। तो इसका मतलब अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो अमाइड की कम है, और अगर बेसिक स्ट्रेंथ कम है तो pKb की वैल्यू सबसे ज्यादा होना चाहिए बेंजामाइन के। तो देखो भाई pKb की वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ दी गई है, 4th में, तो इसका मतलब फर्स्ट किससे मैच कर गया, 4th में। हमको लग रहा है एक ही ऑप्शन में ही है, दूसरा कुछ करना नहीं है, देखो एक ही ऑप्शन में मैच कर गया ना। वैसे अगर फिर चेक करना था तो सबका स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग
बेसिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होती जाएगी पीकेबी की वैल्यू उतनी कम, और जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ जितना कम होती जाएगी पीकेबी की वैल्यू उतनी ज़्यादा हो जाएगी। वैसे ये क्वेश्चन इसलिए आसान था कि एक ही आप देखो अमाइड दिया था, बाकी एमीन्स है, तो ये पता चल गया कि भाई इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इन सबके तुलना में सबसे कम होगी तो पीकेबी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। हाँ, और ऑप्शंस में कुछ दिया ही नहीं गया, तो एक ही ऑप्शन से मैच कर गया, अदरवाइज सारे ऑप्शन को चेक भी करना पड़ता। तो 92 का क्या हो गया, थर्ड। 93, द कॉम्प्लेक्स इतना एंड इतना, अगर दोनों स्फेयर यानी कैटायन एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स के रूप में लिए जाए बच्चा, तो जो आइसोमेरिज्म होता है उसे नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा ई, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा ई, तो हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच बराबर है डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक, अब डेल्टा एन जी हम लोग को निकाल लेना है। आओ भाई यहां देख लो, ये गैस है, ये गैस है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के निकालना है, और ये क्या है, गैस। तो प्रोडक्ट के गैस कितने हैं, एक, और रिएक्टेंट पे अगर देखो तो एक मोली है, एक मोली है, -2, तो क्या आ गया, -1। दूसरे में देख लो, यहाँ 2 है और यहाँ कितने हैं, 3, तो 2 - 3 करोगे, 2 - 3, तो ये भी क्या आ गया, -1। तीसरे में देख लो, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो क्या कर दो, क्या आ जाएगा, 0। अब आपसे इन्होंने पूछा कि डेल्टा एच ज़्यादा होना चाहिए, ये वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए तो डेल्टा एन जी की वैल्यू आपको कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए ना, डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। और पहले में नेगेटिव है, दूसरे में नेगेटिव, तीसरे में 0 आ गया, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव किसी में है ही नहीं है। और अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव नहीं है तो फिर एक भी इसमें से नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, और अगर डेल्टा एच को डेल्टा ई से ज्यादा होना है तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें जब कुछ जोड़ोगे तब इसके बराबर होगा ना, तभी तो ये ज्यादा होगा। और ये अगर वैल्यू माइनस हो गई तो इसका मतलब इसमें से कुछ घटाओगे तब इसके बराबर होगा, तो ये कम ये ज्यादा हो जाएगा। तो बेटा एक में भी डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव नहीं, इसलिए राइट आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ। अगले क्वेश्चन पे, विच एल्कोहल विल रिएक्ट फास्टेस्ट विद आर एम जी एक्स। अच्छा भाई, आर एम जी एक्स को अगर हम तोड़ दें तो ये आपको मिल जाएगा आर माइनस, और आर माइनस का मतलब हो गया, आप बेस बोल दो कि यह चूंकि एक माइनस आ गया है, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी यह लुईस बेस की तरह काम करेगा, और जो लुईस बेस की तरह काम करते हैं उनको आप न्यूक्लियोफाइल्स बोल देते हो। तो करें विच विल रिएक्ट विद फास्टेस्ट, इसका मतलब ये बेस की तरह काम करे, या न्यूक्लियोफाइल है, या न्यूक्लियोफाइल है, या बेस की तरह काम करेगा। तो किसकी तरह, अगर मान लो हम इसको बेस मान के चल रहे हैं, तो किससे बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। ठीक, अब अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की हम लोग बात करें एल्कोहल्स में, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जब हम लोग निकालते हैं एल्कोहल्स के लिए तो हम लोग बोलते हैं सबसे 1 डिग्री, उसके बाद क्या आएगा 2 डिग्री, उसके बाद क्या आएगा 3 डिग्री एल्कोहल। अब इसमें देख लीजिए, जो 1 डिग्री अल्कोहल होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी तो बेस से जो उसकी रिएक्शन होगी वो क्या होगी, सबसे फास्ट हो जाएगी। ठीक, तो आप तलाशो भाई, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल यानी CH3 CH2 CH2, सेकेंडरी ब्यूटिल यानी लगा है OH। तो आप बताओ, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, यानी इसका मतलब ये क्या हो गया 2 डिग्री। टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, यहाँ लगा दिया CH3, यहाँ लगा दिया CH3, यहाँ लगा दिया CH3, यहाँ क्या जोड़ दिया OH। इसका मतलब टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल क्या है, 3 डिग्री एल्कोहल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या आया भाई 2 डिग्री, ये क्या आ गया 3 डिग्री। आइसोब्यूटाइल एल्कोहल CH3 CH2 CH2 से यहाँ लगा दिया OH और यहाँ लगा दिया CH3। ये देखो, ये कार्बन जिस कार्बन से OH जुड़ा क्या है, उससे सिर्फ एक ही कार्बन से लगा, यानी 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया। अब सबसे ज्यादा फास्ट रेट किसके लिए, जो जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, और एल्कोहल में एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है 1 डिग्री की सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब ये बेस के रूप में सबसे फास्ट जिससे रिएक्शन करेगा, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो आंसर 95 का कौन सा हो गया, थर्ड। अगला क्वेश्चन, करें द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। इस कन्वर्जन के लिए सबसे सुटेबल रिएजेंट कौन सा है। ठीक,
तो अगर देखा जाए लिनलार कैटालिस्ट और लिनलार कैटालिस्ट की अगर बात करें, सिस बनाना है आपको, और सिस बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, कौन सा कैटालिस्ट हम लोग को लेना पड़ेगा, लिनलार कैटालिस्ट। और लिनलार कैटालिस्ट अगर देखें तो इसमें से कौन सा है भैया, थर्ड। ठीक, तो 96 में इस ट्रिपल बॉन्ड से अगर आपको यहाँ जाना और सिस फॉर्म में जाना है तो लिनलार कैटालिस्ट चाहिए। ठीक है, थर्ड ही राइट आंसर। ठीक, और अगर इसी में हम लोग बात करें कि मान लो हम लोग सेकंड ले लें सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ, यानी इसको ले लें, तो अब यहां मिल जाएगा ट्रांस, इससे क्या मिल जाएगा, ट्रांस। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं, विर्च रिडक्शन। ठीक, चलो भैया अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इन द हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम दिस व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस, यानी इसके कंसंट्रेशन पे इफेक्ट क्या होगा अपॉन डबलिंग द, अच्छा पहले केसी लिख दो भाई, केसी क्या हो गया, Ag की पावर ट्वाइस और उसके बाद CrO4-2। ठीक, इसका कंसंट देखो, ये कांस्टेंट रखना है, क्यों, टेम्परेचर कुछ नहीं, ये सॉलिड है तो कोई मतलब नहीं है इसका, एक्टिव मास 1 ले लेंगे। अब टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट डाल नहीं रहे, इसका मतलब केसी की वैल्यू चेंज होनी नहीं है। ये बोल क्या रहे हैं कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ CrO4-2 अपॉन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Ag। इसका कंसंट्रेशन ये डबल कर दे रहे हैं, इसका मतलब इसका 2 गुना कर दे रहे हैं, तो 2 की पावर 2 लगी है, इसका मतलब ये क्या हो गया 4 गुना, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो आंसर रिड्यूस टू हाफ, रिड्यूस टू क्वार्टर, 1/4 हो जाएगा। भाई देखिए ना, आपने ये इक्वेशन लिख दी, केसी बराबर है दिस, अब इसकी पावर 2 है, ये कह रहे हैं इसको डबल कर दे रहे हैं, तो अगर इसका कंसंट्रेशन आप डबल कर दे रहे हो तो पावर 2 लगी हुई है। ठीक, इसका मतलब ये क्या हो गया 4 गुना हो गया, तो अगर ये 4 गुना हो गया और ये कांस्टेंट आपको केसी रखना है तो ये इसे क्या करना पड़ेगा 1/4 होना पड़ेगा, तो सेकंड इज राइट आंसर। चलो भाई यहां देखो क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर ये रिएक्शन, अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, हाफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, मतलब है ये यहाँ से गायब हो जाएगा और आपको जो ए मिलेगा, ये कार्बन कम हो जाएगा तभी डिग्रेडेशन बोल रहे हैं हम लोग, CH2 और इससे क्या लग गया NH2। ठीक, इसके बाद आपने लिया है HNO2 नाइट्रस एसिड, ये क्या करेगा, इसकी जगह ला देगा आपको CH3 CH2OH लगा देगा। ठीक, PCl5 है क्लोरीनेटिंग रिएजेंट है, क्लोरीनेटिंग रिएजेंट क्या करता है OH को रिप्लेस करके Cl लगा देगा, तो ये आपका आ गया CH3 CH2Cl, CH3 CH2Cl, तो फाइनल कौन सा मिल गया, फर्स्ट। देख सीधे सीधे हम लोगों ने लिया है Br2KOH के साथ, ये एक कार्बन कम कर दे रहा है, यानी जितना भी कार्बन इसके पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड में था एक कार्बन कम कर दे रहा है, और इसीलिए हम लोगों ने इसे क्या नाम दिया, हाफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक, तो इसने इसको सिर्फ इसको हटा दे रहा है, तो आपको NH2 मिल गया, 1 डिग्री अमीन मिल गई, और 1 डिग्री अमीन HNO2 से रिएक्शन करने के बाद NH2 की जगह OH आ जाएगा, PCl5 क्लोरीनेटिंग रिएजेंट है, OH को रिप्लेस करके Cl लगा देगा, तो ठीक है भैया आंसर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, अमंग दिस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर बताना है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल दो, और जो मेटेलिक होगा सबसे कम, तो सबसे कम Al2O3 और सबसे ज़्यादा SO3 होना चाहिए, तो देख लो भैया ऑप्शन कहाँ है, फोर्थ ऑप्शन, Al2O3 सबसे कम और SO3 सबसे ज़्यादा, बाकी ये सब बीच में। ठीक है, फोर्थ, 9 का फोर्थ। 100 करेक्ट स्टेटमेंट विल बी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन विल बी लेस नेगेटिव इन देयर, बिल्कुल सही बात है बच्चा, क्यों, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम में जब करते हैं तो नीचे की तरफ बढ़ती है और ऑक्सीजन के अपने ग्रुप में सबसे कम हो जाती है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, ये सही है। N2O विल बी एग्जाम्पल ऑफ, नहीं, NO और N2O ये दोनों क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, तो ये बात तो गलत हो गई। कह रहे हैं इन द सीसा शेप ऑफ SF4 लोन पेयर ऑक्यूपाइज इक्वेटोरियल पोजीशन, हाँ बिल्कुल सही बात है,
अगर सीसा शेप की बात करते हैं तो एक फ्लोरीन इधर है, एक फ्लोरीन इधर है, एक फ्लोरीन ऊपर है, एक फ्लोरीन नीचे है, और ये लोन पेयर आ गया इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और फिर कहा BF3 हैड द बॉन्ड ऑर्डर 1, ये बात भी सही है। तो पूछा गया था करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो ACD करेक्ट है और B गलत हो गया, तो ACD ओनली। तो चलिए बच्चा, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पेपर डिस्कस किया। आई होप पेपर आसान था, बड़ा मुश्किल नहीं था, तो पेपर आपका अच्छा हुआ होगा। नेक्स्ट अगले किसी रैपिड फायर डिस्कशन में हम लोग की मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।